चूहे को ये नहीं पता होता है कि अगर वो चूहेदान के अंदर जाएगा तो वो फंस जाएगा, वो कभी निकल ही नहीं पाएगा। वैसे ही बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज तो ले लेते हैं, कर्ज लेने के बाद कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। बहुत लोग अनजाने में फंसते हैं और बहुत लोग कर्ज लेने के बाद जो हालात बदल जाते हैं उस हालात के कारण से कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो आखिर ये कर्ज का जाल क्या है? डेब्ट ट्रैप क्या है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेब्ट ट्रैप। आज का टॉपिक कर्ज का जाल है। गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े देश इस जाल में फंस चुके हैं। एक कर्जा आप लेते हैं, उसको चुकाने के लिए आप दूसरा कर्जा लेते हैं। अगर आपने महंगे कर्ज चुकाने के लिए सस्ता कर्ज लिया, कर्ज आपने चुकता कर दिया, ये कर्ज का जाल नहीं है। लेकिन एक कर्जा लिया, उसको चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लिया, फिर तीसरा कर्जा लिया, इस तरीके से आप एक साइकिल बन चुका है। अब आप कर्ज के जाल से निकल ही नहीं पा रहे हैं। इसको डेब्ट ट्रैप कहा जाता है। आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, हर जगह से कर्ज ही ले रहे हैं, आपका कर्ज ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सिंपल टर्म में कहा जाए तो अगर आप अपने सैलरी से, अपने बिजनेस के इनकम से कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं तो ये कर्जे का जाल है। हाल फिलहाल में आप लोगों ने एक मशहूर केस के बारे में सुना ही होगा। राजपाल यादव का ये केस था। राजपाल यादव ने एक फिल्म बनाने के लिए कर्जा लिया था। फिल्म का नाम था अत्ता पत्ता लापता। सही में फिल्म कहाँ लापता हुआ किसी को पता ही नहीं चला। ये फिल्म कब आई, कब गई, किसी को नहीं मालूम पड़ा। ये फिल्म के बारे में लोगों को तब मालूम पड़ा जब खुद राजपाल यादव तिहाड़ जेल में सरेंडर उन्होंने कर दिया। मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे और ये फिल्म बनाई थी। क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर वही थे, प्रोड्यूसर वही थे, तो कर्ज कौन चुकाएगा? कर्ज चुका नहीं पाए, जेल चले गए। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, कौन नहीं जानता है, वो खुद भी डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं। 1990 में उन्होंने एक कंपनी बनाई जिस कंपनी का नाम था एबीसीएल। एबीसीएल कंपनी ने 1996 में एक इवेंट किया, मिस वर्ल्ड इवेंट। ये इवेंट फ्लॉप हो गया। और भी बहुत सारे काम ये कंपनी करती थी, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म प्रोडक्शन, सारे फिल्में इनके फ्लॉप हो गए क्योंकि अच्छा खासा पैसा इन्होंने कर्ज लिया था इस कंपनी को बनाने के लिए। कंपनी के पास ना सेल्स था, ना प्रॉफिट था, कंपनी दिवालिया हो गई। अमिताभ बच्चन को 90 केस का सामना करना पड़ा। 90 केस, सोचिए। बाद में ये सारे मामले कोर्ट में सेटल हो गए। तो आपने देखा, सिर्फ चूहे ही नहीं चूहेदान में फंसते हैं। आम आदमी हो या खास आदमी हो, हर कोई कर्जे के जाल में फंस सकता है। अब हम बात करते हैं बड़े बड़े महानगरों के बारे में। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में लोग हर चीज़ के लिए कर्ज लेते हैं। एसी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, माइक्रो ओवन खरीदना है, हर चीज़ के लिए लोन लेते हैं। पहले ये ट्रेंड अलग था। पहले लोग संपत्ति खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए लोन लिया करते थे। आजकल होम लोन ईएमआई, एजुकेशन लोन ईएमआई, कार लोन ईएमआई आम बात हो गई है। इससे आगे बढ़ के भी और आसान लोन आ चुके हैं। आप चुटकी बजा के लोन ले सकते हैं। जब से ये पेमेंट ऐप यूपीआई मार्केट में आए हैं, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, इन लोगों के वजह से लोन लेना और भी आसान हो गया है। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पे आप आसान तरीके से आप कर्ज ले सकते हैं। एक तरीका है बीएनपीएल। बीएनपीएल का मतलब होता है बाय नाउ पे लेटर। कुछ भी आपको खरीदना है, कहीं आपको सैर करना है, होटल में जाना है, विदेश की यात्रा करना है, आप बीएनपीएल लीजिए, खर्च अभी कर दीजिए, बाद में इसकी भुगतानी करते रहिए। ये सारे कर्जे के जाल हैं। अब बात करते हैं छोटे छोटे शहरों और गाँव के बारे में। गांव में भी कर्जों का जाल है।
गांव में ईएमआई बीएनपीएल कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन गांव के लोग, छोटे छोटे शहरों के लोग, गांव में जो साहूकार होते हैं, इन लोगों से गांव के लोग 2 से लेके 5% प्रति महीना के दर से कर्ज लेते हैं। वैसे ये कर्ज तो गैर कानूनी है और ये दुनिया का सबसे महंगा ब्याज दर है। सालाना ये 24 से लेके 50% तक ये पड़ता है। फिर भी गांव के लोग अनजाने में ये कर्ज ले लेते हैं और वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। अब हम बात करते हैं कंपनियों के बारे में। बहुत सारे कंपनियां हैं जो कर्ज के चक्कर में, कर्ज के जाल में दिवालिया हो गई। जेट एयरवेज, किंगफिशर, आपके जेपी, बहुत सारे नाम हैं, एसआर स्टील, ये सारे कर्ज के जाल में डूब गए। मशहूर कंपनी रिलायंस कौन नहीं जानता है। जब रिलायंस कंपनी की बंटवारा हुई थी तो उस समय अनिल अंबानी को उतनी ही कंपनियां मिली थी जितनी कंपनियां मुकेश अंबानी को मिली थी। बल्कि यूं कहे, मुकेश अंबानी को तो अच्छी अच्छी कंपनियां मिली थी। रिलायंस पावर तब की कितनी बड़ी कंपनी थी, रिलायंस टेलीकॉम अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी थी, रिलायंस कैपिटल। जानते हैं ये सारी कंपनियां दिवालिया हो गई। उसका कारण था अनिल अंबानी ने कर्ज के आधार पे बड़े बड़े अमाउंट लिए उन्होंने बैंकों से, और ये सारे अमाउंट से उन्होंने बिजनेस व्यापार का आक्रामक तरीके से उसका एक्सपेंशन किया, उसको बढ़ाया। कर्ज तो ले लिया लेकिन चुका नहीं पाए। ये सारी कंपनियों से जो सेल्स हुई, जो प्रॉफिट हुई, वो एज एक्सपेक्टेड हुआ ही नहीं, कंपनियां पिट गई। तो आपने देखा, वहीं जो मुकेश अंबानी हैं, अनिल अंबानी के बड़े भाई, वो अपने कंपनी में कर्ज बहुत कम रखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने डेब्ट फ्री भी कर दिया था, इतनी बड़ी कंपनी, सोचिए। अब हम एक और बात कर लेते हैं कि कैसे एक देश कर्ज के जाल में फंस जाता है और अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है। श्रीलंका ने कुछ साल पहले चाइना से $5 बिलियन कर्जा लिया था। इस कर्जे का लेने का जो पर्पस था वो हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करना था। हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करने के लिए चाइना ने फाइनेंस किया, सारा पैसा चाइना ने दिया। पोर्ट तो बन गया लेकिन पोर्ट चला ही नहीं। चाइना ने बाद में श्रीलंका से अपना कर्जा वापस मांगा, कर्जा दे ही नहीं पाया, कर्जा चुकता कर ही नहीं पाया। ये दुनिया का पहला मामला था कि कर्ज चुकाने के लिए एक देश को दूसरे देश को अपना ज़मीन, अपना पोर्ट सौंपना पड़ा। श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना को सौंप दिया। बाद में तो इतना बुरा हालत हो गया कि श्रीलंका अपना खर्चा, जो सरकार के जो बेसिक खर्चे होते हैं, आधारभूत खर्चे होते हैं, वो भी चला नहीं पाया। श्रीलंका ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया आगे जाके। तो आपने देखा, हर कोई कर्जे के जाल में फंस सकता है। तो आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, सबसे पहला कारण है भविष्य में कर्ज चुकाने की अपनी क्षमता को आप सही से आकलन नहीं कर पाते हैं, या यूं कहें आप आकलन करते ही नहीं हैं। आपको कर्जा चुकाना है, आप कहाँ से चुकाएंगे और जिस आधार पे आप कर्जा चुकाएंगे उसकी सियोरिटी कितनी है, हम वो ठीक से कर नहीं पाते हैं। और दूसरा कारण है कर्जा लेने का उद्देश्य। अगर आप भोग विलास, लग्जरियस आइटम के लिए अगर आप कर्ज लेंगे तो इन सारे कर्जों से ना तो संपत्ति बनती है और ना इनकम जनरेट होते हैं, तो ये सिर्फ आपको टेंशन ही देते हैं। तो आखिर इसका समाधान क्या है? देखिए, सबसे पहला बात है कि आप कर्जा किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। आप कर्जे संपत्ति बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए ले रहे हैं तो कर्जा का उद्देश्य ठीक है। उसके बाद जो कर्जे की भुगतानी करनी है, जो रीपेमेंट करनी है, उसका असेसमेंट आप ठीक से करें। कर्जा लिया है ये गारंटी है, कर्जा का रीपेमेंट करना है ये भी गारंटी है, ये भी निश्चित है। लेकिन जिस इनकम के आधार पे, जिस संपत्ति के आधार पे आपने लोन लिया है वो गारंटी नहीं है। आपका जॉब भविष्य में रहेगा ये गारंटी नहीं है। जो प्रोजेक्ट आपने फाइनेंस कराया है, जो बिजनेस आपने किया है वो चल ही पाएगा, वहाँ से सेल्स हो ही पाएगा, ये गारंटी नहीं है। तो इसीलिए सही मूल्यांकन करना जरूरी है।
हमारे कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, शादियाँ, ये ऐसे खर्च हैं जिसके लिए जो हम कर्जे लेते हैं तो उसके ब्याज, उसके शर्त हमारे हालात तय करते हैं। हम सही तरीके से उसको नहीं निर्णय ले पाते हैं क्योंकि हालात ही ऐसे होते हैं। उस सिचुएशन में भी आप सावधान रहें। आप ऐसे साहूकारों से जो प्रति महीना 2% 10% ब्याज लेते हैं, उनके चक्कर में तो ना ही फंसे। नेपाल में ऐसे ब्याज को मीटर ब्याज कहा जाता है क्योंकि ये ब्याज बिजली के मीटर की तरह भागता है। चक्रवृद्धि ब्याज भी कहीं कहा जाता है। अगर आपने ऐसे कर्ज लेके किसी को पढ़ा भी दिया, किसी को शिक्षा आपने दे भी दिया, तो इस कर्ज के जाल में, इस कर्ज के ब्याज से वो इतना बुरी तरह फंस जाएगा कि उसके लिए बाद में शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। ऐसे कर्ज लेके आपने किसी की शादी करवा भी दी, आपने खुद की शादी कर भी ली, तो ऐसे ब्याज के चक्कर में ये इतना महंगा होता है कि ये शादी करने वाला आदमी शादी का महत्व ही भूल जाएगा। ऐसे कर्जा लेके अगर आपने किसी को पढ़ा भी दिया तो वो शिक्षा का महत्व ही भूल जाएगा। मान लीजिए कोई आदमी बीमार है, आपने ऐसा कर्जा ले लिया जिसका ब्याज दर महीने के 5% हो, 2% हो, तो ये आदमी अगर बाद में ठीक भी हो गया तो कर्जा चुकता करके उसके ब्याज के चक्कर में फिर से बीमार पड़ जाए।